हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टेक्स्ट फॉर वेल्थ। तो आज सीए राजेंद्र अरोड़ा सर फिर से हमारे साथ हैं जीएसटी मंत्रा पे। तो मोस्ट वेलकम सीए राजेंद्र सर। थैंक यू मैम। जी, और सर का इंट्रो की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सर को बहुत जन जानते हैं कि इनको बहुत अच्छा जीएसटी की नॉलेज है। सर, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन से पहले अगर आपको कुछ फीडबैक देना है या शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं सर। आप हमेशा मुझे मौका देती हैं शुरुआत करने का और ख़त्म करने का। बहुत बढ़िया, थैंक यू। फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपका कोई अगर डाउट है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, आप हमारे साथ लाइव हमेशा 3 से 3:30 हम हर ट्यूसडे यहाँ पर आपके साथ होते हैं, हम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी तो सवाल जवाब के दौरान और भी जहाँ मेरा व्यूज़ होंगे मैं ज़रूर बताऊंगा। प्लीज़ मैम। जी सर। सर, मूविंग टू माय फर्स्ट क्वेश्चन। सर, आज जो क्वेश्चंस है पहले मैं आपको बता देती हूँ। डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, जैसे कॉम्पोजिशन से रिलेटेड हो गया या टिन से रिलेटेड हो गया, इन सब से रिलेटेड है, आईटीसी से रिलेटेड हो गया। तो डिफरेंट क्वेश्चंस है, तो हम वो एक एक करके लेते हैं सर। सबसे पहले सर क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ अ कॉम्पोजिशन डीलर फेल्स टू पे टैक्स इन टाइम? तो एक्चुअली ये जो सवाल है, बेसिकली इट इज़ रिलेटिंग टू whether it is about fee or whether it is about interest. If we talk about fee, तो सेक्शन 47 ऑफ द एक्ट में इनके लिए जो है वो 200 रुपये प्रतिदिन C+S का फी है, मैक्सिमम 10,000 रुपीज़। इनके लिए कंपोजिशन सप्लायर्स के लिए जो फीस है वो जो भी अभी ड्यूरिंग द पेंडेमिक निकाली थी वो इन पर लागू नहीं होती है। ये थोड़ी सी एनॉमली है, बट स्टिल द फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड। तो अभी फिलहाल जो फी है वो 200 रुपये है, और ब्याज जो है वो ब्याज तो नॉर्मल 18% पे ही लगेगा। जी सर। सर, मूविंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन जो आईटीसी से रिलेटेड है। प्लीज clear the confusions related to taking ITC at the rate 110% of eligible ITC in GSTR 3B. देखिए, अब ये जो 110% वाली बात कही है, ये रूल 36 सब रूल 4 में है। अब यहाँ पर जो है फरवरी से सितंबर तक के लिए, रादर आई वुड से फरवरी से अगस्त तक के लिए रूल 36 सब रूल 4 जो है सस्पेंडेड था। अब उसके सस्पेंशन की जो क्यूमुलेटिव एप्लीकेशन है वो सितंबर महीने की जो रिटर्न हम फाइल करेंगे 3B उसमें होगी। तो आपका जो भी आपका 2A में क्रेडिट आ रहा है, आपको क्यूमुलेटिवली चेक करना है और ये डिसाइड करना है कि आपकी बुक्स में क्रेडिट कितना है और आपके 2A में क्रेडिट कितना है। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन 7 महीनों के लिए आपके पास जो है बेसिकली जो एप्लीकेशन ऑफ 36 सब रूल 4 है वो नहीं था, लेकिन सितंबर महीने में आपने इसको अप्लाई करना है। और सितंबर महीने में ये ध्यान रखना है कि आप इसको क्यूमुलेटिवली अप्लाई करें और चेक करें कि आपके बुक्स का क्रेडिट इस पूरे, भले ही 2 फाइनेंशियल ईयर्स हैं लेकिन आप इनको क्लब करके ही डिटरमाइन करेंगे। आप चेक करें कि सितंबर महीने में आपका अगस्त तक का क्या क्यूमुलेटिव क्रेडिट बुक्स में था और क्या क्यूमुलेटिव क्रेडिट आपका 2A में आ रहा है। उसके हिसाब से आपको 110% ऑफ व्हाटएवर इज अपीयरिंग इन 2A अलाउड है। आप कितना ले चुके हैं ऑलरेडी वो माइनस कर दीजिए। बुक्स में क्या आ रहा है आपका टोटल, वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है, उसको आपको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो फेब टू अगस्त अगर आपका 700 रुपया क्रेडिट आपका 2A में आ रहा है तो आप 770 रुपया क्रेडिट फेब टू अगस्त ले सकते हैं मैक्सिमम। ऑलरेडी अगर आप 500 रुपया ले चुके हैं, 600 रुपया ले चुके हैं, मान लीजिए 600 ले चुके हैं, तो आप 170 का क्रेडिट सितंबर महीने में और ले सकते हैं दोस्तों। जी सर। तो सर, मूविंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन जो सर नोटिस से रिलेटेड है, शो कोज नोटिस। A registered person receives a show cause notice
for cancellation of registration, but it did not mention the date, month, and year as a time of appearance. Rather, it was mentioned to submit the reply within 7 days. Is the show cause notice in accordance with the prescribed format as per GST? तो मैं क्वेश्चन रिपीट करूं? नहीं नहीं, ठीक है। बेसिकली सवाल ये है कि रिप्लाई सबमिट करने के लिए 7 दिन में कहा गया, लेकिन उसके ऊपर कोई भी जो है डेट मेंशन नहीं है, मंथ, ईयर, अपीयरेंस का, सिर्फ 7 दिन में अंदर रिप्लाई कर दिया। देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ऐसा शो कॉज नोटिस आ सकता है 7 दिन के अंदर अंदर। जिस दिन भी वो आपको सर्व हुआ है उससे 7 दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करना है, तो दिस इज अ वेरी मच वैलिड नोटिस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर। तो सर, मूविंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर डिन इन जीएसटी? देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसे डिन कहते हैं कॉमनली हम, इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या हमेशा से हम देखते आए हैं कि डिपार्टमेंट जब भी टैक्स पेयर के साथ कम्युनिकेट करता है तो उस कम्युनिकेशन का प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो कहीं ना कहीं कई बारी हमें कंट्रोल नहीं बन पाता कि कब क्या चीज़ मांगी गई और कब क्या चीज़ बोली गई। तो इसलिए ये जो जनवरी 2020 से ये चीज़ एक निकाली गई और कहा गया कि भाई आप जब भी कोई भी डिपार्टमेंट ऑफिशियल कोई भी कम्युनिकेशन करेगा टैक्स पेयर के साथ, तो वो उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करेगा और उसके साथ उस कॉन्वर्सेशन का पूरा कंट्रोल चार्ट, पूरा कंट्रोल मैकेनिज्म डेवलप होगा। और इस बात से ये भी चेक किया जा सकता है कि जो भी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आई है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, क्योंकि जब आप DIN को CBIC के पोर्टल पे डालकर चेक करते हैं तो आपको वहां पर उसका कंट्रोल चार्ट मिल जाता है, उसका कंट्रोल लिंक मिल जाता है, जिससे कि आप ये चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट आपके पास आया है क्या ये डिपार्टमेंट की तौर से ही आया है, तरफ से ही आया है, या फिर कहीं कोई फ्रॉड तो आपके साथ नहीं हो रहा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आई वुड से मूव है। इट इज अ वेरी वेलकम मूव बाय द डिपार्टमेंट टू हैव दिस काइंड ऑफ ए कंट्रोल। और इससे एक और खास बात होती है कि डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स कई बारी जो अननेसेसरी कम्युनिकेशंस भी करते थे जिसकी जरूरत शायद ना हो, वो भी कहीं ना कहीं एक कर्टेलमेंट होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है उसके ऊपर। तो अच्छा मूव है, आई वुड वेलकम दिस। जी सर। तो सर, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ DIN and how can we verify the authenticity of DIN mentioned on any communication? मैंने जवाब पहले ही दे दिया, ऑथेंटिसिटी कैसे चेक हो सकती है। फॉर्मेट जो है बेसिकली आपका CBIC, उसके बाद ईयर होगा, उसके बाद आपका जो है मंथ होगा, किस महीने में आपका ये जनरेट हुआ है DIN, फिर उसके बाद 6 डिजिट्स होंगे बेसिकली, उसके बाद जोन कमिश्नरेट का कोड होगा, फिर उसके बाद 6 डिजिट होंगे जो उसका रिस्पेक्टिव अल्फा न्यूमेरिक कोड जो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, CBIC, year of the issue, month of the issue, zone commissionate's code, and then the 6 unique digit alphanumeric digits। तो ये बेसिकली इसका फॉर्मेट है। और इसका जो ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप इसको CBIC की वेबसाइट पे आके जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पर वो सारा एक कॉमन डेटाबेस, इसका जो भी DIN जनरेट हो रहे हैं बाय द डिपार्टमेंट, उसका कॉमन डेटाबेस वहां मेंटेन होता है। जी सर। सर, मूविंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थोड़ा TDS से रिलेटेड है, व्हाट आर द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट फॉर TDS डिडक्टर्स अंडर GST? रजिस्ट्रेशन देखिए, TDS जो डिडक्टर सेक्शन 51 में TDS डिडक्ट करते हैं और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनके ऊपर ये रिक्वायरमेंट्स हैं और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। थ्रेशोल्ड का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलता। जहां पर भी आपको TDS सेक्शन 51 में डिडक्ट करना है
वहाँ पर 2.5 लाख रुपए से अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको बेसिकली TDS डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ 2%, और उस केस में आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कोई थ्रेशोल्ड का बेनिफिट सेक्शन 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, भले ही आपका आउटवर्ड सप्लाई 1 रुपए का भी ना हो। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज TDS GST and who can deduct TDS under GST? देखिए, जी सर। इस बात का जवाब मैं ऑलमोस्ट पहले सवाल में ही दे चुका हूँ। TDS GST, TDS जो है वो बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटीज, बैंक्स, इन सबको जहाँ पर भी गवर्नमेंट का 51% इक्विटी ओन्ड होता है, वो उनको डिडक्ट करना है TDS। जहाँ पर भी 2.5 लाख रुपए से ऊपर की ट्रांजेक्शन होती है, उस ट्रांजेक्शंस के ऊपर 2.5 लाख की वैल्यू जो है वो एक्सक्लूडिंग टैक्स डिटरमाइन होती है अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके ऊपर इन PSUs को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बैंक्स को, जहां पर भी गवर्नमेंट का 51% से ज्यादा का शेयर होल्डिंग होता है, उनको ये डिडक्ट करना होता है। और 2% डिडक्ट करते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। आई थिंक इसके अलावा और अगर हम TDS में डिटेल में डिस्कस करेंगे तो फिर बहुत सारी और बातें आएंगी। जी सर, मोस्ट वेलकम इला गर्ग। सर, इनका क्वेश्चन है, these days we are not receiving mails stating that your aggregate turnover exceeds 5 CR for financial year 1920. Also ask for interest and penalty in case of mismatch. What are we supposed to reply to them? देखिए मैम, ये जो कम्युनिकेशंस हैं ये ईमेल्स हैं। इन ईमेल्स पे इवन दिन भी नहीं है। तो ये कम्युनिकेशन अभी तक जो मेरी नॉलेज में है वो सिर्फ उन लोगों को आया है जिनकी टर्नओवर एक्चुअली एक्सीड करती है 5 करोड़ से ऊपर। और अगर आपकी नॉलेज में किसी और की है कि 5 करोड़ से नीचे वाले को आया है तो अलग बात है, बट मेरी अभी तक नॉलेज में 5 करोड़ से जितने भी ऊपर टैक्स पेयर्स हैं सिर्फ उन्हीं को आया है। अब आपने क्या करना है? आपने पूछा कि व्हाट आर वी सपोज टू रिप्लाई टू देम। पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये जो आपको इन्होंने बोला है कि भाई आपका हमने 3B से, आपका हमने और अदर डाटा से ये डिटरमाइन किया कि आपकी टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 1920 की 5 करोड़ से ऊपर है। तो क्या आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से एक्चुअली ऊपर है? अगर है तो वो ये कह रहे हैं कि भाई आप का जो भी कंप्लायंसेस के जो प्रोविजंस हैं वो लगेंगे जो कि उन टैक्स पेयर्स के ऊपर लगते हैं जिनकी टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। तो टू माय माइंड, if you are having turnover exceeding 5 crores and you accept it, and they're just saying that your provisions with respect to compliances, with respect to frequency of returns and all will be applicable, what are those applicable to taxpayers exceeding 5 crore? So there is no discrepancy, you accept it. So I don't think so that you require to reply anything to the department. But if your turnover is less than 5 crores and still you receive this communication, I would not say notice, communication, then of course you should reply to the department that our aggregate turnover in the financial year is less than 5 crore in 1920, and the provisions with respect to compliances, the frequency of returns and everything would be applicable, which is applicable to those taxpayers which are less than the threshold of 5 crores. So otherwise no, आपको कम्युनिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जी सर। सर, moving to my next question. Please explain the concept of RCM under GST regime. देखिए, अब ये RCM के ऊपर जब डिस्कशन होती है तो 4 घंटे का टाइम, 5 घंटे का टाइम मैं लेता हूँ। तो आप मुझसे अगर अगले 15 मिनट में भी कहें कि RCM समझाना है तो शायद मैं नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन फिर भी क्योंकि सवाल आया है, बड़ा ही जेनरिक सवाल है। रिवर्स चार्ज जो है बेसिकली इट इज अ मीडियम ऑफ collection of tax wherein
the taxable outward supplies are not subject to forward charge but the reverse charge. In other words, the supplies which are taxable under reverse charge, the tax shall not be collected by the supplier but shall be paid by the recipient, and the ITC automatically shall be taken credit by the recipient. This is the basic of the reverse charge. How does this reverse charge govern under the GST? There are two sections under the levy section, levy and collection, under section 9, bracket 3 and bracket 4. These are the two sections under which reverse charge is being levied. 9 bracket 3 talks about two types of reverse charge. One is on goods, another is on services. 9 bracket 3 talks about the specific reverse charge. 9 bracket 4 talks about general reverse charge for on the supplies made by the unregistered persons to registered persons. So if you are a registered person and taking inward supply from unregistered person, then 9 bracket 4 applies. Although 9 bracket 4 is suspended for further notification with effect from 13th October 2017. From 1st July 2017 till 12th October 2017, 9 bracket 3 was in operation. But from 13th October 2017 till date, it is suspended, it is in coma. A new life shall be supplied or provided to this provision. Otherwise, only 9 bracket 4 is applicable with respect to real estate development, developers, construction services, wherein the developer has to pay reverse charge under notification 4 by 2019 is effect from 1st April 2019, where if he does not procure 80% of his inward supplies from registered suppliers, then he has to pay reverse charge. I am talking of the land developer, I am talking of the developer, real estate developer. Otherwise, 9 bracket 4 is totally suspended. 9 bracket 3 is having two types of specific reverse charge. One is on goods, another is on services. What are those goods on which reverse charge is there are mentioned under notification 4 by 17 CTR. What are those services on which reverse charge is payable are mentioned under 13 by 17 CTR. So इससे ज़्यादा डिटेल में मेरे ख्याल अगर हम गए तो ये प्रोग्राम जो है इसी क्वेश्चन पे खत्म हो जाएगा। जी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अभी मैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन लूंगी सर, तो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट शो में कंटिन्यू करेंगे। सर क्वेश्चन है दैट व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग द कांसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी मीन CSR? देखिए भारती मैम, कहीं ना कहीं ये सवाल जो है वो अब GST से संबंधित तो नहीं है, है ना, लेकिन फिर भी मैं जो है इसका जवाब दे देता हूँ जिन भी व्यूअर ने पूछा है। देखिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी दो तरीके की होती है, एक मैंडेटरी सोशल रिस्पांसिबिलिटी, एक नॉन मैंडेटरी। नॉन मैंडेटरी सोशल रिस्पांसिबिलिटी हैज ऑलवेज बीन इन आवर रिलीजन, आवर सिस्टम, आवर कल्चर, आवर लाइफ स्टाइल. Even during my father also used to do the same corporate social responsibility, though I will not call it corporate social responsibility. He used to say that whatever you earn, 1/10 of the same should be separated for the community services, for the social services, and he used to do the same also. In our culture, in Indian culture, this social responsibility has been a very important thing since the beginning of the civilizations. But our country has been the first in the world who has introduced mandatory, compulsory corporate social responsibility by way of Section 135 of the Companies Act 2013. Now that corporate social responsibility actually mandates every corporate beyond a particular turnover and profit percentage to segregate or earmark
2% of the profits, net profits, to be spent on assuming welfare projects, community service projects, and similar projects and like. So, but I would be failing in my duty if I don't speak anything about GST when it is about, even if it's about CSR. GST on CSR, and during this pandemic, this CSR has been on the forefront. बहुत ज्यादा लोगों ने इसके ऊपर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. जब आप कॉर्पोरेट्स ने मैंडेटरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अज्यूम की और नॉन मैंडेटरी, क्वेश्चन ये आता है कि जब एक कॉर्पोरेट, जब एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अदर देन कॉर्पोरेट ऑल्सो, जब इस पेंडेमिक के दौरान कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करता है और गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करता है, जी सर, जस्ट अ सेकेंड, या सो व्हेन कोई भी कॉर्पोरेट अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करता है और इस पे स्पेंड करता है, तो क्या उसको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? क्वेश्चन ये आता है. मेरा जवाब ये है दोस्तों कि कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए दो कंडीशंस कंप्लाई करनी होती है. पहला, that input tax credit or inward supplies on which input tax credit is accumulated should be made in the course or furtherance of business. Second, that credit should not be specifically restricted under the law, under this law of GST. फर्स्ट कंडीशन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने मान लीजिए गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए, कुछ सर्विसेज फ्री दी और वो इनवर्ट सप्लाईज मेरे पास हैं, तो क्या ये मेरी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस माना जाएगा? माय आंसर इज इवन वेरियस ट्राइब्यूनल्स एंड हाई कोर्ट्स, आई एम रिलाइंग अपॉन माय व्यू पॉइंट on the basis of the judgments pronounced by various high courts and tribunals only, that the high courts have gone into saying that do you feel that any activity of the human or the business can be devoid of social touch, human touch? Do you really feel, can you visualize any business activity which can be devoid of human touch? The courts has answered that no. कोई भी ऐसी व्यवसायिक कार्य नहीं हो सकता जिसमें मानवता से संबंध ना हो, क्योंकि जो बिजनेस है वो ह्यूमंस के द्वारा है, ह्यूमंस के साथ है, ह्यूमंस के लिए है, मानवों के साथ है, मानवों के द्वारा है, मानवों के लिए है. तो ऐसी कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो सकती, पहला. दूसरा, उन्होंने ये बात कही, क्या मुझे ये बताइए, जब आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करते हैं और उसमें कोई खर्चा करते हैं, तो इसका इफेक्ट क्या होता है? डोंट यू थिंक दैट इट जनरेट्स गुडविल फॉर द बिजनेस? डोंट यू फील दैट इट अट्रैक्ट्स मोर कस्टमर्स टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन? डोंट यू थिंक दैट इट बिल्ड्स इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट, दैट इट इज अ ethical organization? And don't you think that enhances the market share, image, credibility, goodwill? Then how can you say that it is not in the course or furtherance of business? So the first test is very well achieved by various honorable high courts and tribunals. Second, whether it is restricted, my answer would be the restrictions under GST with respect to input tax credit is only contained in section 17, subsection bracket 5. Now under bracket 5, various subclauses are there. When we go into specific subclause, clause H, it talks about goods lost, stolen, destroyed or written off by way of free samples or gifts. Do you feel that these goods are being given as free samples or disposed of by way of free samples or by way of free gifts? Answer is completely no. These are neither given, rather one word is used, disposed of. I am not going into the nitty-gritty of the disposal, but let me tell you, the Supreme Court had categorically decided that the word disposal, disposed of, it is to be equated with the discarded. Do you feel that the goods distributed under CSR is discarded? Are discarded goods as gifts or samples? Answer is no. So specific clause H also does not restrict this input tax credit. So it is very well confirmed
that both the test of claiming input tax credit are passed with flying colors. So the credit in any case of CSR activity also would be available to the recipient of inward supplies. I strongly urge to the department, to the government, that please come out with a circular stating that this particular corporate social responsibility input tax credit shall be available. This will incentivize, this will sensitize, this will motivate the spenders to spend more and more in this times of distress in the world, in the economy, for the countrymen. So it is very important to come up with this clarificatory circular. So CSR, again, question was something different, but I thought this answer is also important. Thank you very much for raising this question. In fact, this is very near to me. Another question by this Ilagar ma'am: if a transporter charging tax at 5%, company paid the tax to him, the company still required to pay tax in reverse. Very good question, ma'am. देखिए, what happens is under reverse charge, this is compulsory. Let me give you some generic statements so that you can take it home to decide future questions also at your own. I'm trying to teach you how to catch the fish. If you are vegetarian, then catch something else. But let's teach you. In case of reverse charge, where there is a specific compulsion that the tax on these outward supplies shall be paid under reverse charge, it cannot be converted into forward charge. Let's be very clear about it. If you ask me, I'm strongly saying that tax under reverse charge cannot be converted into forward charge. This is one. Another statement. Now, there are certain supplies in which the supplier is being provided with some options to either continue letting the tax paid under reverse charge by the recipient or charge yourself under forward charge. But the rate of tax are different under reverse charge and under forward charge. Let's take an example what she has pointed out in case of GTA. GTA has got two options. Either he can continue charging reverse charge. Of course, he doesn't have to charge because it's in reverse charge. He can continue raising tax invoice, tax payable under reverse charge by the recipient. He can opt for reverse charge where tax is payable by recipient has to pay 5%. But if he charges tax on the invoice, on the tax invoice, on the face of the invoice, then he has to charge 12% only under notification 11 by 2017. If he charges 5% under forward charge and you feel that it is recipient says the transporter charged me 5%, I have paid him, my duty ends. I'm sorry, no, a big no. Unless he does not charge the correct tax which is to be charged under forward charge, then only that the shift from reverse to forward can happen, otherwise not. If he charges you 5%, you pay him, but still tomorrow the government will ask you to pay 5% as reverse charge because the correct rate of tax is not discharged upon that. 5% if he has charged, still the supply remains to be taxable under reverse charge, my dear friend. If it would have charged 12%, then your duty would have ended there and then, but not now. I hope your answer is received by you. If yes, then give your affirmation. विमल सेठी जी वेलकम. बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, आपका इंतजार था. कोई सवाल है तो पूछिए, वरना भारती मैम अभी भोग डालने में इंटरेस्टेड हैं. सर एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. What is the benefit of the entity registered under section 12AA of the Income Tax Act 1961 under GST? देखिए, under notification 12/17 CTR,
the exemption is provided to charitable activities of those organizations which are registered under 12AA of the income tax. Let me tell you, I'll take 5 minutes here and we'll end up. Exemptions are again one of my favorite areas. At the beginning, I like to say that exemption should not be there at all. If you ask me, my dream subject is all taxable, all input tax credits available. Every activity should be taxable under GST, and every input tax credit on inward supplies under B2B should be available. But जी देखिए, हम सोचते हैं स्वर्ग मिल जाए, मगर शायद इस धरती पे स्वर्ग वो तो नहीं मिल सकता जिसकी कल्पना किताबों में की जाती है, सोची जाती है। मुझे नहीं पता वहां है भी या नहीं है, लेकिन एग्जेम्पशंस को लाना जरूरी है। कई बारी एरिया बेस्ड एग्जेम्पशंस होती हैं, कई बारी कुछ स्पेसिफिक फंक्शन बेस्ड एग्जेम्पशंस होती हैं कि एजुकेशन को मुझे एग्जेम्प्ट करना है टू मेक इट चीपर टू रीच इट टू पीपल, हेल्थ केयर को मुझे एग्जेम्प्ट करना है टू मेक इट चीपर टू लेट इट रीच टू कॉमन मैन, इसलिए एग्जेम्पशंस आर प्रोवाइडेड इन द लॉ। लेट्स बी विद व्हाटएवर इज देयर इन द लॉ। Of course, I said in the previous statement, as a thinker of the law, as a student of the law, because I feel whenever you provide exemptions, the outward supply is not taxed. The inward supplies of those who provide exempt outward supply becomes cost to them. So the chain, the free flow of credit breaks, and the credit which is struck till the point where the exemption services are provided becomes cost to those suppliers who provide exempt supplies of goods or services. So that way, I don't much like it. But yes, of course, you have to live with the law of the land. I am the law-abiding citizen and a true student of the law. So when 12AA we are talking, exemptions can be absolute, exemptions can be conditional. Section 11 of the CGST Act governs the entire gamut of exemptions, whether it is 2/17 CTR with respect to goods or 12/17 CTR with respect to services, or under section 23 subsection 2 of the Act, there are certain other exemptions are also provided with respect to threshold, like in case of handicraft goods, like in case of interstate supply, intrastate supply exceeding, interstate supply, beg your pardon, exceeding up to 20 lakh rupees aggregate turnover in a financial year. But largely section 11 governs the exemptions. Two notifications, 2/17 CTR, 12/17 CTR. But when we talk about 12AA, it means two conditions are to be complied to take this exemption. First is that the entity who is providing services should be registered under 12AA, and the entity should be providing charitable activities, charitable services. 12AA registration, Income Tax Act, charitable activities defined in the notification itself, some education, some for people under, for convicts, for prisoners, for mentally challenged people, some these type of activities which are there considered to be charitable activity. If you are 12AA registered providing charitable activities, then only the exemption is available. So in other words, 12AA, if not there, even if you are providing charitable activities, no exemption is available to you under GST. थैंक यू विमल जी, आप टाइम पर थे लेकिन आपका सवाल नहीं आया इसलिए हमें पता नहीं लगा। On 5% tax he is foregoing ITC credit. देखिए मैम, देखिए एकेडमिक डिस्कशन हो रही है तो बात अलग है। आप रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हैं या सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप क्वेश्चंस में से क्वेश्चन बना देंगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब 5% जो है वो सप्लायर लगा रहा है ट्रांसपोर्टर, मैं कहता हूं 5% वो लगा ही नहीं सकता, 5% वो लगा ही नहीं सकता।
अब अगर वो 5% लगा के आईटीसी ले लेगा तो सारा का सारा आईटीसी डिसअलाउ हो जाएगा और उस पर 7% की डिमांड निकल आएगी। अब आप अगला सवाल ये मत पूछिए जी 12% आप रेसिपिएंट से, 5% रेसिपिएंट से भी ले लोगे और 7% सप्लायर से भी ले लोगे। कानून है भाई, सिंपल है। अब आप जब 180 दिन में पेमेंट नहीं करते तो रेसिपिएंट का क्रेडिट भी ड्रॉ कर लिया जाता है, लेकिन सप्लायर को कोई आउटपुट टैक्स का रिडक्शन थोड़ा ना मिलता है, नहीं मिलता। कानून है, वी हैव टू लिव विद इट। अगर वो 5% टैक्स लगाता है, पहले मैं आपको जवाब दे देता हूँ, सप्लायर अगर 5% टैक्स लगाता है जो कि ट्रांसपोर्टर है, तो उस केस में उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 12% वाला ही फॉरवर्ड चार्ज लगा सकता है। अगर वो क्लेम करता है तो वो इनएलिजिबल क्रेडिट है, रॉन्गली अवेल्ड क्रेडिट। रेसिपिएंट ने जो सप्लायर ने जो 5% क्रेडिट लगाया है, रेसिपिएंट ने उसका क्रेडिट लिया है, उसको अलाउड है, उसको क्रेडिट मिलेगा रेसिपिएंट को। मान लीजिए आप ट्रांसपोर्टर है, मैं रेसिपिएंट हूं, मैंने आपसे बिल लिया, आपने 5% का टैक्स लगाकर मुझे दे दिया, मुझे क्रेडिट मिलेगा। लेकिन रिवर्स चार्ज की जिम्मेदारी खत्म होती है कि नहीं होती? वो नहीं होती है, वो बिल्कुल नहीं होती है। तो दोनों बातें बता दी। पहला सवाल था रिवर्स चार्ज की जिम्मेदारी खत्म होती है कि नहीं होती, वो मैंने बता दिया। सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो बता दिया। रेसिपिएंट ने जो 5% फॉरवर्ड चार्ज में दिया और 5% ही रिवर्स चार्ज में दिया, दोनों का क्रेडिट मिलेगा। 5% जो फॉरवर्ड चार्ज में दिया उसका भी क्रेडिट मिलेगा, 5% जो कि क्योंकि ये रिवर्स चार्ज को फॉरवर्ड में कन्वर्ट नहीं हो पाया, उसके ऊपर लायबिलिटी कंटिन्यू रही, उसको रिवर्स चार्ज में 5% और जमा कराना पड़ेगा, उसका भी क्रेडिट मिलेगा। आई होप शायद अब आपकी जिज्ञासा इसमें सेटिस्फाई हुई होगी। सर एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इनका, दैट आई एम फ्रॉम गुजरात, हैव फाइल्ड एंड रिसीव्ड ऑल रिफंड इन्वर्टेड ड्यूटी till date. Can I avail the benefit of judgment given in case of VKC footsteps? If yes, how to proceed? Please guide. देखिए सर, आप गुजरात से हैं और गुजरात हाई कोर्ट का ही जजमेंट है वीकेसी फुटस्टेप्स, जहां पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में इन्वर्टेड जो इनपुट सर्विसेज है उसका भी क्रेडिट आपको उन्होंने हाई कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा आपको मिलेगा। तो मेरा व्यू ये है कि अगर रिफंड फाइल कर चुके हैं आप, रिफंड मिल चुका है आपको, तो उस केस में समस्या ये आएगी कि आपके पास मैकेनिज्म कानून में नहीं है। आप रिट फाइल करें, आप रिट फाइल करें, अपने ही जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट में फाइल करें और इसका आप रिफंड मांगे। टू माय माइंड आपको मिल जाएगा। लेकिन आप सोचें कोई कानून में कोई प्रावधान है इस बात का, तो माफ कीजिएगा, आपका रिफंड एप्लीकेशन पोर्टल पे फाइल ही नहीं हो पाएगी। आप जुरिस्डिक्शन ऑफिसर को चिट्ठी लिखें, वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। आप हाई कोर्ट जाएं सर, वहां से आपको रिलीफ मिलना तय है। विमल सेठी जी ने पूछा है हाउ टू रिमेम्बर ऑल सेक्शंस बाय हार्ट, प्लीज एक्सप्लेन लाइक यू। सेठी साहब देखिए, मैं बस एक ही प्रे करता हूँ सुबह शाम कि मैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट मैं बस यही रह जाए और बाकी सब खत्म हो जाए। तो जब मैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट मैं, तो फिर तो सर आपको अगर याद नहीं होंगे और क्या याद रहेगा, और तो कुछ याद हो ही नहीं सकता ना। जब सब्जेक्ट आप हो गए और आप ही सब्जेक्ट हो गए और सब्जेक्ट आप हो गया, तो फिर तो कुछ रह ही नहीं गया आपके और सब्जेक्ट के बीच में। तो इसलिए ऐसे ही होता है सर। अभी तो फिलहाल बहुत सारी बातें हैं सर, मैं तो अपने आप को 5% ही मानता हूँ, चीजें जानता हूँ। अभी तो 95% बाकी है और शायद इस जीवन काल में तो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। अगर आपका आशीर्वाद रहा, दोबारा ह्यूमन स्पीसीज बना, तो शायद लर्न कर लूं। जी सर। सर बाकी के क्वेश्चन हम लोग, थैंक यू वेरी मच। आई गेस सर ये भी सीए फॉर्म है, एएफए एंड कंपनी। हाँ जी, हाँ जी। सर बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में एक बार क्वेश्चन लेते हैं। वैसे टाइम से 9 मिनट्स हम ऊपर हो गए हैं सर। क्वेश्चंस के अलावा कुछ और अब आपको डिस्कस करना है तो डेफिनेटली सर। दोस्तों, मैं हमेशा आखिरी में आप सबसे यही विनती करके जाता हूँ कि हमारा देश इस समय, इनफैक्ट पूरी दुनिया,
जैसे कि हम कहते हैं कि विश्व एक कुटुंब है, एक परिवार है, पूरी की पूरी दुनिया। सबसे पहले मुझे अपने देश के बारे में सोचना है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा आपसे विनती है, मेरा अनुरोध है कि आप मैं फिर वही कहूँगा, मुझे हर बार वो एनसीईआरटी की किताब पे गांधी तिलस्म नज़र आता है, गांधी जी का तिलस्म, जिसमें उनको उस तिलस्म में एक सवाल पूछा गया कि मैं क्या करूं जब मैं उलझन में हूं, मैं क्या करूं जब मैं समस्या में हूं, मैं जान नहीं पा रहा क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि आज मैं सुन रहा था तो हमारी जो भागवत गीता है उसका भी शुरुआत जो है वो कंफ्यूजन से हुआ है, उसकी शुरुआत भी संशय से हुई है, क्या सही है क्या गलत है। हालांकि गीता तो एक लाइफ बुक है, एक लाइफ साइंस है। हमेशा मैं मतलब मैं समझ रहा हूँ अपने इस जीवन काल में कि इस जीवन में आए, इस धरती पे आए, मानव जीवन मिला। जैसे मैंने अभी एक टीवी खरीदा तो सबसे पहले मैं उसका मैनुअल पढ़ूंगा, उसी प्रकार जब मैं इस मानव जीवन में आऊंगा तो मुझे सबसे पहले उसका मैनुअल पढ़ना चाहिए कि इस जीवन को जीना कैसे है, और उसका मैनुअल है भागवत गीता। खैर, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस तिलिस्म को याद करें, और जब भी आप समस्या में हो क्या करें क्या ना करें, तो आप याद करें कि क्या इस कार्य को करने से मेरे देश का कोई भला होगा, मेरे देश के लोगों का भला होगा, मेरे देश की उन्नति होगी, मेरे देश में समृद्धि होगी, मेरे देश में खुशहाली होगी या नहीं। अगर नहीं होगी तो दोस्तों वो काम ना करें, मेरी विनती है आपसे। बस इतना सा ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको मेरी रिक्वेस्ट माने, आप एज ए योर फ्रेंड इसका इसका मेरा आपको एक मैसेज माने प्लीज, लेकिन कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा इस बात को अप्लाई करें। सर थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू टू माय व्यूअर्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो जीएसटी से रिलेटेड तो आप हमें मेल कर सकते हैं textfulwealth@gmail.com पे। बाकी एवरी ट्यूसडे राजेंद्र सर हमारे साथ होते ही है। तो थैंक यू वेरी मच राजेंद्र सर। एज हम लोग थैंक यू मैम। अमेजोन फायर टीवी, आईजीटीवी, यूट्यूब, वेबसाइट हर जगह अवेलेबल है। आपकी जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो वो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक थैंक यू यू वेरी व्यूअर्स, मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू भारती मैम।